सीएम योगी ने भदोही में चौथे कालीन मेले का किया शुभारंभ। बोले, यूपी की पहचान है कालीन उद्योग। इस उद्योग से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की कोशिश। मैनपुरी के जिला अस्पताल में लापरवाही, विधायक की मां को नहीं मिला इलाज। सीएमएम ने दिए जांच के निर्देश। बांदा में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फतेहपुर जाने से रोका। कार्यकर्ताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। सरकार के विरोध में की नारेबाजी। बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। सड़कों पर उतरे एसएसपी दिनेश कुमार सिंह। गुलावटी क्षेत्र में किया पैदल मार्च। कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। भदोही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौथे कालीन मेले का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने देश और विदेश से आए कालीन उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 11 साल पहले कालीन उद्योग बंद के कगार पर था, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के कालीन क्लस्टर को एक नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि पहले एक्सपो में विदेशी खरीदारों की संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन आज 88 देशों से 300-400 फॉरेन बायर्स यहां पहुंचे हैं। यह दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में भदोही के कालीनों की मांग तेजी से बढ़ी है। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार ने ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले के विशिष्ट उद्योग को बढ़ावा दिया है। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल, फिरोजाबाद के ग्लास और वाराणसी के सिल्क को एक नई पहचान मिली है। अब यूपी का निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। सीएम ने यह भी कहा कि कालीन उद्योग सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि कारीगरों की परंपरा और संस्कृति की जीवंत पहचान है। ये उद्योग 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार देता है और हर साल करीब 17,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। ये महिला स्वावलंबन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। हमारा प्रयास है कि इस उद्योग से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाए, ताकि वे घर बैठे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने ये भी कहा कि भदोही को छोटा मत समझिए, ये प्रदेश की आर्थिक ताकत का प्रतीक है। 2014 से पहले यह उद्योग लगभग मृतप्राय था, लेकिन अब यूपी की पहचान बन चुका है। सत्रह में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा गया, तो मैं भौचक था इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, जहां पर हर तीसरे दिन एक दंगा होता है, जहां पर न बेटी सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है, और बीमारू राज्य अलग से है, ये संभलेगा कैसे। लेकिन भारत के अतीत को देख करके हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती थी कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम इसको ठीक करेंगे। और आपने देखा होगा, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को अपना सुधारा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल खेती किसानी को, बल्कि सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले वस्त्र उद्योग को भी और MSME सेक्टर को भी जब पुनर्जीवित करना प्रारंभ किया। और हमारी असली ताकत क्या है, मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय, मैंने एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि भाई देखो, अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर इस रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हां, भदोही में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम मुरादाबाद में ब्रॉस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं, केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। तब हम लोगों ने प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की अपनी योजना लागू की थी, जो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश भर के
उन सभी इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है, जिनकी संख्या आज के दिन पर हमारे पास 96 लाख है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की ताकत बनी हुई है। और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में हमारे पास 2 करोड़ से अधिक लोग सीधे सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 2 करोड़ का मतलब सीधे सीधे 2 करोड़ परिवार, एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी हैं तो 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुए हैं। ये एक बड़ी ताकत है भारत की। मैनपुरी के जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं एक बार फिर से सामने आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया ने आरोप लगाया है कि उनकी बीमार मां को अस्पताल में समय पर इलाज ही नहीं मिल पाया। परिजनों के साथ खुद विधायक अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। विधायक ने जिला अस्पताल की व्यवस्था को पूरी तरह से चरमराई हुई बताया और कहा कि आम मरीजों को इलाज मिलना तो दूर, जनप्रतिनिधियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मामले में सीएमएस डॉक्टर संजय गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर की लापरवाही साबित हो गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित समेत कई पदाधिकारियों को फतेहपुर के पीड़ित दलित परिवार से मिलने जाने के दौरान पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी कानपुर में अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने राजेश दीक्षित के आवास को चारों ओर से घेर लिया और बाहर निकलने से रोक दिया। इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि फतेहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दलित व्यक्ति की पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी और 2027 विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है कि आप लोग जितना कार्य करता है अपने पास से आर्थिक मदद उस परिवार को करने जाए। हम लोग फतेहपुर अपने जितने हमारे कार्यकर्ता हैं अपने पॉकेट से जो जिसके पास पैसा था कि आर्थिक मदद करने जा रहे थे। क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, कहे नहीं जाना है, हम लोग रुके जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन लोगों को भी वहीं लखनऊ में अरेस्ट कर लिया गया है। हम लोगों को भी रोक लिया गया। अब ये तो आप लोग जानिए, ये वजह तो आप हम लोगों से बेहतर तो आप लोग जानते हैं। रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि नाम के व्यक्ति को वो वहाँ पर जा रहा था, वहाँ की पब्लिक ने डंडों से मार कर इतना मारा कि वो मर गया। और ये कहा उन मारने वालों ने कि हम बाबा के आदमी हैं। उनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, न सरकार द्वारा किसी प्रकार की मदद दी गई है, क्योंकि वो दलित, ये दलित विरोधी सरकार। प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ सबके लिए कि आप लोग सभी लोग जिले के लोग जो भी बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, अगल बगल के जितने जिले हैं, चित्रकूट, आप लोग जाइए उस परिवार की मदद करिए। उसी में हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे थे, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी आ रहे थे और यहाँ से हम सब लोग अपने सभी पदाधिकारी मिलकर के हम लोग जा रहे थे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ गई, हम लोग को रोक दिया गया और कहा गया कि आप लोग नहीं जा सकते। सरकार तानाशाहियों की सरकार है, गुंडागर्दियों की सरकार है। हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से कि इन ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उस पीड़ित को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उस परिवार के एक आदमी को नौकरी। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हाईवे पर कैब लूट और हत्या में शामिल होकर बदमाश को घटना ने 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। जेल से छूटने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज परिसर से एक कर्मचारी की बाइक चुरा ली थी, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर शराब ठेके के बाहर मारपीट देखने को मिली है। नशे में धुत युवकों ने मारपीट की है। लात घूंसे और गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने कहा है कि वीडियो की जांच जारी है, ठेकेदार और आरोपियों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां शराब के ठेके के बाहर मारपीट का एक वीडियो देखने को मिला है, जिसमें नशे में धुत कुछ युवक आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लात घूंसे और गाली गलौज का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है, ठेकेदार और आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की हैं, जहां शराब ठेके के बाहर मारपीट हो गई। नशे में धुत कुछ युवकों ने आपस में ही मारपीट की है। लात घूंसे और गाली गलौज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो यूपी के उन्नाव का है। पुलिस ने कहा है कि वीडियो की जांच जारी है।
ठेकेदार और आरोपियों पर कार्रवाई होगी। मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति से गन पॉइंट पर बंधक बना करके 28 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। पीड़ित का नाम जितेंद्र वर्मा बताया जा रहा है। जितेंद्र ने आकाश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और उसके पूर्व नौकर जावेद पर वसूली का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक परिवार या पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराने परिचित आकाश अग्रवाल ने मुझे परसों 8 तारीख बुधवार में करीब सुबह 10:30 बजे अपने घर बुलाया कि एक प्रॉपर्टी तुम्हारी बिकवा दूंगा, सौदा कर लो आकर के। मैं अपने नौकर के साथ वहां चला गया, तब उसने मुझे बंधक बना कर रखा तमंचे के पिस्टल के बल पे, और मुझसे जगह जगह से फोन करा के व्यापारी भाइयों पे वहां से पैसे मंगाए। करीब 25 लाख रुपए नकद मंगा लिए और 3 लाख रुपए करीब मेरे अकाउंटों से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। मेरे बेटे ने, मेरे जो दोस्त है सुमित चौधरी, उन्हें फोन किया कि अंकल इस तरह पापा की लोकेशन 8-10 घंटे से एक ही जगह आ रही है और डाउटफुल बात है, वो कुछ खतरा महसूस हो रहा है। तो सुमित चौधरी और उस लोकेशन पे पहुंचे, मेरा बेटा भी लोकेशन पे पहुंचा। जब जाकर मैं गेट खुलवाया, वो गेट नहीं खोल लेते, बड़ी मुझसे कहा कि 112 पे फोन कर रहे हैं, तो उन्होंने गेट खोला। ऊपर जाके तब मुझे वहां से बंधक मुक्त करा। उन्नाव के जिला अस्पताल में प्रसव के बाद अवैध वसूली का एक मामला सामने आया है, जहां महिला ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ ने उनसे जबरन 3,000 रुपए वसूल लिए। महिला ने बताया कि डिलीवरी के बाद जब वो अपने नवजात शिशु के साथ वार्ड में थी तो स्टाफ ने पैसे मांगे और विरोध करने पर डिस्चार्ज में देरी की धमकी दी। मजबूरी में परिजनों ने पैसा दिया। घटना की पुष्टि अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों और तीमारदारों ने भी की है। उनका कहना था कि अस्पताल में अक्सर गरीब मरीजों से जबरदस्ती वसूली की जाती है और शिकायत करने पर बदसलूकी भी की जाती है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा है कि आरोप सिद्ध होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सर बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। डिलीवरी के समय मतलब ऑपरेशन हुआ तो 3,000 रुपये फीस पड़ी थी। यहाँ पे फीस पड़ती मतलब 3,000। जो वहाँ के मतलब नर्स वगैरह हैं वही उन्होंने महिला अस्पताल में। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र से सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति अभियान के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट दौड़ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन और नोडल अधिकारी डॉक्टर चारू द्विवेदी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। लगभग 1 किलोमीटर की दौड़ में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ के बाद एसपी ने प्रतिभागी छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है। 3 छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रदेश में जो मिशन शक्ति का प्रथम चरण चल रहा है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज स्कूली बच्चों द्वारा यहाँ पे एक दौड़ ऑर्गेनाइज की गई है थाना चौपन क्षेत्र में। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने, बालिकाओं ने स्पेशली प्रतिभाग किया। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि नारी को स्वावलंबन और उनकी जागरूकता फैलाने में किस तरीके से सरकार उनके लिए काम कर रही है और उनके लिए क्या क्या एवेन्यूज। रायबरेली के ऊंचाहार में चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या के मामले में सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी है। मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ने ऊंचाहार पहुंचकर के मृतक हरिओम के पिता और पत्नी आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। मंत्रियों ने आश्वस्त किया कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही असीम अरुण ने अफवाह फैलाने वालों और घटना को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और पकड़े गए आरोपी भी दलित हैं। पुलिस ने अब तक 21 आरोपियों में से 12 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। मृतक की पत्नी ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए सीएम योगी को धन्यवाद दिया। रायबरेली ऊंचाहार में जो घटना हुई, एक हमारे साथी की हत्या हुई, निशंस हत्या हुई, एक गिरोह द्वारा पीट के मारा गया। इस बात को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी भाई साहब मुझको और सभी लोग को निर्देशित किया कि हम परिवार के साथ जाकर के बातचीत करें। जो घटना हुई है वो गंभीर है और उसी गंभीरता के साथ उसको लिया गया है। 21 व्यक्ति इसमें चिन्हित किए गए अभी तक, उनमें से 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो उसको प्रत्युत्तर में पुलिस ने भी गोली चलाई है। जो शेष
अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के गंदा नाला पटरी इलाके में देर रात अज्ञात कारणों से लकड़ी के सामान की दुकानों में आग लग गई। आग की चपेट में आकर विमलेश और अबरार की दुकानों में रखे चौखट, बाजी और दरवाजे जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा हजारों का सामान खाक हो चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बुलंदशहर में त्योहारों से पहले खुद ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह सड़कों पर उतरे हैं। गुलावटी क्षेत्र में उन्होंने पैदल मार्च किया। शांति और कानून व्यवस्था को लेकर के चौकसी अब बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स और मिशन शक्ति टीम भी उनके साथ थी। बाजारों में व्यापारियों से उन्होंने बातचीत की है। सराफा व्यापारियों से सीसीटीवी फुटेज चालू रखने की अपील की है। महिलाओं को मिशन शक्ति 5.2 की जानकारी दी गई है और आमजन से शांति और सतर्कता बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर के अलर्ट, पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। सड़कों पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह खुद उतरे। गुलावटी क्षेत्र में उन्होंने पैदल मार्च किया और कानून व्यवस्था को लेकर के चौकसी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर यूपी के एटा से है, जहां पर घर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आईटीआई के सामने एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गुड़गांव पेट्रोल पंप पर वो नौकरी किया करता था। करवा चौथ मनाने के लिए अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस वजह से परिवार में कोहराम मच गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर है यूपी के एटा से, जहां पर घर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आईटीआई के सामने एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। युवक गुड़गांव पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करता था और करवा चौथ मनाने के लिए अपने घर लौट रहा था। आगामी 12 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीसीएस और सहायक वन अधिकारी परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, एएसपी अखिलेश सिंह और एडीएम सुशील कुमार ने परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। डीएम गौरांग राठी ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने समय से पहले जांच और प्रवेश परीक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। अगर आप सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। जिले में इन दिनों राजस्थान का एक महिला गैंग सक्रिय है, जो अपने अबोध बच्चों के साथ ई रिक्शा या टेम्पो में सफर करने वालों को निशाना बना रहा है। लालगंज थाना क्षेत्र में सेमपहरा निवासी प्रीति शर्मा इस गैंग का शिकार होते होते बच गई। बताया जा रहा है कि वो ई रिक्शा से जा रही थी, तभी एक महिला अपने बच्ची के साथ उसी रिक्शे में सवार हुई। रास्ते में जैसे ही रिक्शा थोड़ा सा डगमगाया, बच्ची ने मौका पाकर प्रीति के पर्स की चेन खोल दी और नकदी और आभूषण निकाल लिए, लेकिन प्रीति की नजर पड़ते ही उन्होंने महिला को दबोच लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया और बताया कि वो भरतपुर राजस्थान की रहने वाली है। गिरोह लखनऊ में डेरा डालकर आसपास के जिलों में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और एक टीम लखनऊ रवाना कर दी गई है। रायबरेली में प्रशासन ने शहर के बीच से गुजरने वाली ऐशबाग माइनर पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 91 अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 करोड़ रुपए का जुर्माना नोटिस भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर लंबी माइनर के दोनों ओर अवैध रूप से आलीशान मकान, कॉम्प्लेक्स, नर्सिंग होम और कोचिंग संस्थान बना लिए गए थे। सिंचाई विभाग ने कब्जा हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो अब सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। नहर की पटरी पे जो है कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उनके विभाग से जॉइंट रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर मेरे न्यायालय में कुल 91 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमों में नोटिस जारी की जा चुकी है। अधिकांश मामलों में तामीला भी हो चुका है। बच्चों को सुनने के पश्चात 20 संकट आदेश पारित। तो अवैध कब्जेधारियों पर रायबरेली में कार्रवाई की गई है, जहां ऐशबाग माइनर पर कब्जा किया गया था। 91 लोगों पर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है।
सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर बटाईदार महिलाओं ने भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी नसीम की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जब यह जानकारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान को हुई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। बस्ती की कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले में फरार महिला आरोपी लवी सिंह उर्फ सुषमा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संत कबीर नगर की रहने वाली है और वर्तमान में मुंडेरवा में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक महिला हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया करती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली जनपद बस्ती पर एक वादिनी बीना त्रिपाठी द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति जो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, एक महिला द्वारा उनको अपने हनी ट्रैप में फंसाकर और उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे अवैध रूप से धन उगाही की जा रही है। उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और तरह तरह की अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके परिजनों को धमकी दी जा रही, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। चूँकि संज्ञेय अपराध कारित हो रहा था, इस दृष्टि से तत्काल पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन करते हुए आरोपित महिला की गिरफ्तारी की गई। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र में जमीन और पैसे के विवाद में बेटे ने मां की गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी मां ने उसे 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर उसने एक कदम उठाया। की मृत्यु हुई थी, बल्कि आत्महत्या की सूचना मिली थी, फांसी से लटकी हुई थी। घटनास्थल पर जब पुलिस ने छानबीन किया तो पाया कि जहाँ पे महिला लटकी हुई थी वहाँ पे 2 गिलास और कुछ स्वीट रखे हुए हैं। तो इससे शंका हुई कि यहाँ कोई आया था घटना के समय। और फिर जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम स्ट्रेगुलेशन आया कि गला दबाकर इसकी हत्या हुई है। फिर जब पूरा गहराई से इसकी छानबीन की गई तो पता लगा कि जो मृतका है उसका लड़का ही इसमें आरोपी है, लड़के ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि उसका माँ से विवाद चल रहा था और माँ के खाते में करीब 3-3.5 लाख रुपए था, जिसको कहता था निकाल के उसको दे, माँ नहीं दे रही थी। इसी तरह कुछ ज़मीन थी करीब 30 बीघे की, वो भी कह रहा था कि मेरे नाम कर दे, माँ वो नहीं कर रही थी। और उसको ये शंका था कि ये माँ ये ज़मीन अपने भाई या अपने मामा को दे देगी, और वो इस समय अपने मामा के यहाँ रह भी रही थी। और मौका पाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसका गला दबा दिया, हत्या कर दिया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया, उसने अपना जुर्म कबूल किया है। एक और उसका साथी है, उसकी तलाश हो रही है। बुलंदशहर में पुलिस ने अभियान चलाकर चोरी हुए 45 वाहनों को बरामद किया है, जिसमें एक ट्रैक्टर समेत बाइक भी शामिल है। इन वाहनों की सुपुर्दगी कोर्ट के आदेश पर की जाएगी। तो बुलंदशहर में पुलिस ने अभियान चलाया है, जहां चोरी के वाहन तलाशे गए। 43 वाहन तलाशे गए हैं। एक ट्रैक्टर सहित एक बाइक भी इसमें शामिल है। पिछले 24 घंटे में एक बृहद अभियान चलाया गया था जनपद बुलंदशहर में, जिसमें विगत कई महीनों के और बल्कि कुछ वाहन तो वर्षों पुराने थे जो चोरी चले गए थे। तो इनके बारे में जानकारी की गई तो ये कुछ विभिन्न जनपदों में बरामद हुए हैं। अलग अलग जनपदों में कुछ थाने पर लावारिस हालत में भी खड़े मिले तो उनको भी कस्टडी में लिया गया। इस तरह से कुल 43 वाहन जो हमारे यहाँ विभिन्न केस से संबंधित थे वो बरामद हुए हैं। इसमें एक ट्रैक्टर भी है और 42 की संख्या में हमारे 2 पहिया वाहन हैं। तो एक बड़ी बरामदगी हुई और इसमें सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी ने इसमें अपना अथक प्रयास किया है। न्यायालय के आदेश से संबंधित को ये सुपुर्द किया जाएगा। बहराइच के मजारा तौकली इलाके में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। गुरुवार देर रात एक भेड़िए ने अलग अलग 2 जगहों पर 2 महिलाओं को निशाना बनाया। भेड़िए ने भिगरपुरवा गांव में बुजुर्ग महिला पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की मदद से महिला की जान बचाई गई। तो वहीं जीरूपुरवा गांव में भी महिला जंगली जानवर हमला किया, जिससे उन्हें मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि इसी क्षेत्र में बीते 1 महीने में भेड़िए के हमले में 4 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जान जा चुकी है। भेड़िया ने हाथ काट लिया है और खाना खाकर चरपाई पे बैठी थी और मच्छरदानी लगाकर उसमें पानी पी रही थी। हाथ एक चरपाई पर रखी थी, वो हाथ पकड़ के खींच लिया
तभी वो आवाज दिए, हम लोग दौड़े, तब तक वो भागने लगा। फिर हम लोग दौड़ाया, फिर उसको तो भाग गया धान के खेत में। फिर हम लोग इनको एम्बुलेंस के लिए फोन किया, जंगल विभाग वाला को पता किया, तभी वो लोग आया तो एम्बुलेंस से लेकर गांधीगंज आया, फिर उधर से रिफर कर दिया पखरपुर से रिफर कर दिया बहराइच। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।